हेलो स्टूडेंट, तो हम लॉस ऑफ मोशन के इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज अपना प्यारा सा टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है यार, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ इस टॉपिक में हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, न्यूटन भाई साहब का तीसरा नियम तो आप सब ने सुना ही होगा। क्या होता है? एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, है ना। जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। यही न्यूटन भाई का थर्ड लॉ कहती है। डेफिनेशन साफ साफ बयां कर रही है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन फोर्स होगा उसके अपोजिट उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये एम मास का कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली बात तो इसकी वेट की वजह से अर्थ की सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ये बात तो क्लियर है। देखो मास जो है, देखो सरफेस है ना, सरफेस क्या करेगा? मास पर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने दिया? सरफेस ने मास को दिया, तो इसको लिखूंगा NSM। सरफेस ने किस पर लगाया भाई? मास पर लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। फिर क्या करेगा? मास किस पर लगाएगा? ये जो मास है ये किस पर लगाएगा? ये मास सरफेस पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। ये किसने लगाया? मास ने सरफेस पर लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। क्योंकि हम जानते हैं यार, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करते हैं? जैसे बॉडी को मैंने सरफेस पर रखा, सरफेस ने मास पर फोर्स लगाया, तो मास भी शांत नहीं बैठेगा। मास अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। किस पर? सरफेस पर। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भैया आप तो बोलते हो फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। इसका क्या होगा? यहाँ पर तो बहुत कंफ्यूजन है। नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, इसका पेयर कहाँ दिख रहा है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई। देखो ये हमारा अर्थ है ना, बोलो ये क्या है? अर्थ है। यस और नो? ध्यान समझना ना अभी। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये क्या है? सेंटर है। अरे अर्थ अच्छे से बनो भाई, ये अर्थ है ना, है ना। तो बॉडी को जैसे मैं सरफेस पर रखा, बॉडी की मास की वजह से नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट किया ना, अर्थ की सेंटर की ओर। किया कि नहीं किया? किया। यानी कि अर्थ का सेंटर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर पुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, है ना। एम मास की बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स खींची कि नहीं खींची? खींची। तो एम मास का बॉडी जो है हमारे अर्थ को भी अपनी ओर खींच रही होगी कि नहीं खींच रही होगी? इतने ही फोर्स से बोलो, खींच रही होगी कि नहीं खींच रही होगी? खींच रही होगी। नहीं खींच रही होगी क्या? तो क्या यहाँ पर फोर्स का पेयर बना कि नहीं बना? बना। फोर्स हमेशा पेयर में होंगे भाई। जैसे एम मास की बॉडी के ऊपर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना अर्थ की सेंटर की ओर, यानी कि अर्थ ने एम मास की बॉडी की ओर अपनी ओर खींचना चाहा, उतने ही टाइम में ये एम मास का बॉडी अर्थ को भी अपनी ओर खींचना चाहा होगा कि नहीं चाहा होगा? चाहा होगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हो फोर्स पेयर में हुए कि नहीं हुए? हुए। ये वाली एक्शन थी, तो ये वाली क्या थी? रिएक्शन थी। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया ना, बन गया। यहाँ पर ये वाली एक्शन थी ना, ये वाली, जैसे बॉडी को सरफेस पर रखा भैया, रखा। सरफेस मास पर ऊपर की ओर एक्शन फोर्स लगाया ना, लगाया। मास चुपचाप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। मास सरफेस पर नीचे की ओर रिएक्शन फोर्स दिया कि नहीं दिया? दिया। तो भैया ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हुए कि नहीं हुए? हुए ना, हुए। और मैं पहले ही बात किया था, एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होती हैं वो एक बॉडी पर नहीं काम करते। एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पर काम करती हैं। एक बॉडी पर काम करेगा वो एक्शन और दूसरे बॉडी पर काम करेगा वो रिएक्शन। हमेशा याद रखना। भैया दिखाओ तो दिखाओ कहाँ पर एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर काम कर रहा है। दिखा रहा हूँ भाई, रुको। चलो यहाँ पर देखो, ये वाला फोर्स किसने लगाया? इस सरफेस ने मास पर लगाया ना। यानी कि ये वाली जो फोर्स है ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन, ये मास पर लगा है कि नहीं लगा है? इस ऑब्जेक्ट के मास पर लगा है ना, लगा है।
तो मास अलग ऑब्जेक्ट हुआ ना हुआ, मास चुपचाप बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो मास क्या करेगा, वापस से सरफेस पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो ये वाला फोर्स किस पर लगा है भाई, सरफेस पर, ये वाला फोर्स किस पर लगा है भाई, मास पर। तो यहाँ पर दोनों फोर्स जो हैं अलग अलग बॉडीज पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एक एक्शन है तो दूसरा क्या है, रिएक्शन है। तो ये दोनों हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, है ना। और एक्शन रिएक्शन जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखो एक्शन इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, हुए कि नहीं हुए, हुए। भैया यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी तो एक्शन रिएक्शन है, नहीं बन रहा क्या, है ना। एम मास को अर्थ ने खींचा ना mg फोर्स से, तो एक्शन लगाया ना, लगाया। फिर एम मास के बॉडी क्या किया, अर्थ को भी अपनी ओर खींचना चाहा होगा कि नहीं चाहा होगा, चाहा होगा ना। तो ये वाली भैया आपकी एक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई। कैसे कैसे भैया हुआ ना भाई, ये वाला फोर्स किस पर लगा है भाई, अर्थ ने मास पर लगाया ना, लगाया। फिर मास ने अर्थ पर लगाया ना, लगाया। तो ये वाला मास पर लग रहा है ना, ये वाला किस पर लग रहा है, अर्थ पर लग रहा है ना, लग रहा है। तो अलग अलग बॉडी पर ये भी लग रहा है, तो ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाए कि नहीं बनाए, बनाए। ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, हो गया। भैया थोड़ा सा और बता दो, बता रुको भैया, ये वाला और ये वाला एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या, चलो देखते हैं। इस पार्ट को करता हूँ रफ, है ना। फिर से वही बॉडी लेता हूँ मैं, ये ले लिया ले लिया ले लिया, और ये हो जाएगा एम मास का हमारा बॉडी। ये कोई सरफेस है, सरफेस कुछ भी हो सकता है, टेबल कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। एम मास का बॉडी था, ठीक है। जैसे टेबल में एम मास के ऑब्जेक्ट को रखा ना, रखा, नीचे की ओर अर्थ mg फोर्स एक्ट करेगा ना, अपनी सेंटर की ओर खींचेगा ना इसको, एम मास के ऑब्जेक्ट को। कौन सा फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के बाहर नीचे की ओर एक्ट करता है, करता है, ठीक है। फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रही है क्या, नहीं गिर रही ना भाई, ऊपर के नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऊपर के नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया भाई, सरफेस ने बॉडी पर लगाया ना, यानी कि ये सरफेस है ना, सरफेस, और ये एम मास का बॉडी, तो सरफेस ने मास पर लगाया, लगाया लगाया लगाया। फ्री बॉडी डायग्राम से फील करा दो भैया, करा रहा हूँ, रुको रुको। ये क्या हो जाएगा, सरफेस ने मास पर लगाया भाई, लगाया। ये एम मास का बॉडी, ये क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है भैया। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे क्या, ध्यान से देखो, एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पर काम करते हैं, और यहाँ पर दोनों फोर्स एक बॉडी पर काम कर रहे हैं ना। देखो ये वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लग रहा है भाई, एम मास के ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किस पर लग रहा है, एम मास के ऑब्जेक्ट पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सरफेस ने किस पर लगाया, नॉर्मल रिएक्शन मास पर लगाया ना, तो ये वाली फोर्स भी मास पर लग रही है, ये वाली फोर्स एम मास पर लग रही है। तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स है भाई एक ही बॉडी पर लग रहा है, और एक बॉडी पर दो फोर्स लगेगा, तो क्या एक्शन रिएक्शन बोल पाएंगे क्या भैया। ऐसा नहीं कि इसको आप एक्शन बोलो इसको रिएक्शन बोलो, गलत हो जाएगा भाई, समझ गए। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पर काम करती है, एक्ट करती है। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। चलो कुछ नोट पॉइंट के ऊपर आज बात कर लेते हैं। देखो मैं क्या लिखा हूँ, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स एट द सेम टाइम। जो एक्शन होगा और रिएक्शन होगा ये सेम टाइम पर अकर्स करेंगे, यानी कि भाई ऐसा नहीं है कि एक्शन अभी लग गया और रिएक्शन 10 मिनट बाद मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस समय एक्शन फोर्स लगता है सेम उसी समय रिएक्शन फोर्स भी लगता है। या सुनो, चौक देखो, चौक मेरे हाथ में, आप ये चौक मेरे हाथ पर एक्शन फोर्स लगाया, तो मेरे हाथ ने चौक पर सेम उसी टाइम रिएक्शन फोर्स लगाया। एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगने के समय कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होता, जिस समय एक्शन लगा उसी सेम टाइम में क्या लगा, रिएक्शन लगा। तो पहला पॉइंट साफ साफ यही बोल रही है कि एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स एट द सेम टाइम। समझ पाए, समझ पाए। चलो दूसरा, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये तो हम सीख चुके हैं कि जो एक्शन होगा और रिएक्शन होगा ये दोनों जो है, ये दोनों फोर्स
डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करेगा, करेगा ना। और एक बार और बता रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कभी भी कैंसल आउट नहीं करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ना? समझ पाए कि नहीं? चलो, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स कभी सिंगल नहीं होते भाई, फोर्स हमेशा कैसे होते हैं? डबल होती हैं। फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी सिंगल फोर्स तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। समझ पाए? एक एक्शन हो जाएगा तो दूसरा वाला का नाम क्या हो जाएगा भाई? रिएक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट भाई चौथा वाली, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। इसका मतलब क्या है बता दो, बता रहा हूं, रुको। एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होंगे ना, ये सेम नेचर के होंगे। सेम नेचर का क्या मतलब है भैया? बता रहा हूं भाई, सुनो पहले बता रहा हूं। देखो भाई, सरफेस ने मास पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया था ना, लगाया था, तो मास भी पलट के सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो यस और नो। भाई इसका नाम क्या है भाई? नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं है? है ना? इसका नाम भी क्या नॉर्मल रिएक्शन है या कि नहीं है ना? तो ये वाली एक्शन है तो ये वाली क्या है? रिएक्शन है। और ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। क्या दोनों नॉर्मल नॉर्मल सेम नेचर के हुए कि नहीं हुए? हुए। तो एक तो ये बात भी बता दिया कि एक्शन रिएक्शन जो होगा ये सेम नेचर का होगा। क्या ये दोनों फोर्स सेम नेचर के हैं कि भाई? नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों अलग अलग नेचर के हैं। तो यहाँ से भी साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? और सेकंड बात ये भी मालूम है भैया, ये दोनों फोर्स सेम बॉडी पर लग रही है और सेम बॉडी पर फोर्स लगती है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होती है ना? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एक्शन हुआ ना अर्थ की सेंटर की ओर हुआ ना, तो मास क्या करेगा? अर्थ की सेंटर को अपनी ओर पुल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? mg फोर्स से ऊपर की ओर कर रहा होगा। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाली एक्शन तो ये वाली रिएक्शन, दोनों सेम नेचर के हैं कि नहीं है? तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा सेम नेचर के होंगे। इससे भी आप पहचान सकते हो, एक्शन रिएक्शन पहचान सकते हो ना, पहचान सकते हो। ठीक है जी। अब देखो भाई, हम टेंशन पढ़ते थे, याद है? जैसे कोई भी होता था ना, कोई भी सरफेस, ऐसे मास को लटका देते थे, एम मास के ऑब्जेक्ट को लटकाते थे कि नहीं लटकाते थे? लटकाते थे, है ना? हम क्या करते भाई? इधर से पिचकारी चलाते थे, पिचकारी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, तो ये टेंशन। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं भाई, स्ट्रिंग ना, ये भी टेंशन है ना। तो भाई देखो, ये टेंशन टेंशन टेंशन, एक वाली एक्शन दूसरी वाली रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं है क्या? इधर टेंशन तो इधर टेंशन, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन है ना, है। क्या दोनों सेम नेचर के हैं क्या? है ना भाई, ये भी टेंशन ये भी टेंशन, तो एक वाली एक्शन दूसरी वाली रिएक्शन हमेशा पेयर में होंगे। किसमें होंगे? पेयर में हमेशा, है ना। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है Gf, तो दूसरा भी तुम्हारा क्या होगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, सेम नेचर के। एक टेंशन होगा तो दूसरा भी टेंशन होगा ना। एक नॉर्मल फोर्स होगा तो सेकंड भी तुम्हारा नॉर्मल फोर्स होगा। और ये सब फोर्स क्या है भाई? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं ना, सेम टाइम में, एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन, सिंपल है। तो यहाँ पर हम देख लिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना भैया? कैसे लिखेंगे? फील नहीं आ रहा, रुको भाई बता रहा हूँ, है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना तुम, ऐसा, ठीक है। देखो देखो देखो, ये हो जाएगा बॉडी नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सरफेस, ये एम मास, है ना। ये सरफेस ने किस पर लगाया? मास पर लगाया, लगाया ना, लगाया ना, लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। मास शांत बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। मास जानता भाई नेचर में फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मास पलट के जवाब देगा, यानी कि मास जो है किस पर लगा देगा? सरफेस पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। चलो, इसको मैं F1 बोल दूं, कोई घाटा है क्या भाई? नहीं है ना। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोल दूं भाई? मैं F2 बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं ना। चलो, क्या ये ऐसा है कि नहीं? देखो, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? देखो देखो, ऐसा लिख देता हूं। चलो, इसी फॉर्म में लिख देता हूं ना। ये फोर्स किसने लगाया? सरफेस ने मास पर। और ये फोर्स कौन लगाया? मास ने सरफेस पर। नहीं लगाया क्या? तो ये है सरफेस ने मास पर लगाया, और ये वाला फोर्स मास ने सरफेस पर लगाया। दोनों इक्वल है और अपोजिट नेचर के नहीं है कि नहीं है? देखो, सेकंड वाला का मतलब समझो कैसे पढ़ा जाएगा ना। हमेशा मास ने सरफेस पर लगाया, यानी कि ये फोर्स किस पर लगा है? सरफेस पर लगा है। सरफेस ने किस पर लगाया? मास पर। ये फोर्स किस पर लगा है? मास पर लगा है।
एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, और एक्शन रिएक्शन अपोजिट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे नहीं होता क्या? जरूर नहीं ऊपर नीचे होंगे, हमें ऐसा कहीं भी अपोजिट होंगे। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं 1 2 इक्वल टू -2 1 नहीं लिख सकता क्या? इसका मतलब क्या भाई, दूसरी वाली ने पहली बॉडी पर फोर्स लगाया ना, ये दूसरी बॉडी, ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी मान लो, सरफेस दूसरी बॉडी ने किस बॉडी पर लगाया? पहली बॉडी पर, तो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाएगी ना, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ये पहली बॉडी किस बॉडी पर लगाया? दूसरी बॉडी पर, ये इधर, तो इसका डायरेक्शन इधर। ऐसा भी लिखेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ को नहीं लिखेंगे क्या? समझ पाए कि नहीं समझे? हाँ जी, तो न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस कर लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और प्यारा प्यारा न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या क्या इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम न्यूटन भाई साहब के थर्ड लॉ का प्यारा प्यारा एप्लीकेशन देखेंगे और फील करेंगे कि इस प्रकार थर्ड लॉ एग्जिस्ट करता है, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, पहला है हमारे पास रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन का मतलब क्या है? देखो, जैसे आपके पास एक गन है, आप देखे होंगे गन मैन को, जो गन चलाता है, गन के अंदर क्या होता है? गोलियां होती है ना। क्या होती है गन के अंदर? गोलियां होती है, बारूद। और जैसे गन के अंदर बारूद जलती है तो बारूद क्या करता है भाई? गोली के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो गोली आगे की ओर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और गोली आगे जब बढ़ता है तो गन के पीछे की ओर एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से हमारे कंधे के ऊपर, सोल्जर के ऊपर एक धक्का लगता है ना। मैं वीडियो भेजा था, देखे होंगे, है ना, कैसे एक लड़की गन चला रही थी, जैसे गन चलाई पीछे हो गई थी कि नहीं हो गई थी, है ना। इसी चीज को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब है गन का पीछे हटना। किस वजह से? रिएक्शन फोर्स की वजह से। गन मैन क्या करेगा? सामने की ओर, जब बंदूक में क्या होगा, गन में बारूद होगा, जब बारूद चलेगा तो गोली के ऊपर सामने की ओर एक्शन फोर्स लगाएगा, और गोलियां सामने की ओर निकलेगी, तो जितना एक्शन सामने की ओर लगेगा उतना रिएक्शन बंदूक के ऊपर लगाता है। और बंदूक की जब बंदूक पर रिएक्शन लगता है तो ऐसे सोल्जर के, जब हमारा सोल्जर होता है ना, ऐसे कराते हैं, पक से ऐसे गिरते हैं। इसलिए जो भी ज़्यादा गन फायरिंग करते हैं ना, जो भी आर्मी मैन, उसको यहाँ पर ना हमेशा दर्द देता रहता है। देखना यहाँ पर उन लोग का ज़्यादा गन चलाते हैं तो हमेशा देखो भाई, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ऐसा तुम खड़े नहीं रह सकते, ये टूट जाएगा नहीं तो, है ना। तुम्हारा कोशिश भी करो ना, गन ऐसे चला रहा हूँ यार, नहीं भाई पीछे नहीं जाना, रोकने की कोशिश करोगे तो सोल्जर तुम्हारा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए न्यूटन भाई साहब थर्ड लॉ फॉलो करो। एक्शन लगा, गोली आगे बढ़ी तो गोली पीछे, और गन पर रिएक्शन लगाई तो तुम्हारा सोल्जर क्या होगा? पीछे को ऐसे रिकॉइल होता है ना। गन इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी कि रिएक्शन फोर्स की वजह से गन का पीछे की ओर हटना, है कि नहीं। तो ये लॉ, थर्ड लॉ का एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ। तीसरा देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं हम, कहाँ से? वेल से। हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रस्सी पकड़ा हूँ ना हाथ में, रस्सी पर मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ? एक्शन फोर्स लगा रहा हूँ। मैं रस्सी पर एक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, और जो कुएं का बाल्टी है मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? रिएक्शन फोर्स लगाया ना। फिर रस्सी को मैं ऐसे खींचा कि नहीं खींचा, एक्शन लगाया। बाल्टी नीचे की ओर, मेरे ऊपर रिएक्शन लगाया कि नहीं लगाई। फिर मैं एक्शन लगाया, बाल्टी ऊपर आई, फिर बाल्टी नीचे की ओर, मेरे ऊपर क्या लगाई? रिएक्शन लगाई। अचानक बीच से रस्सी कट गई, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, मस्त प्यार से, अचानक बीच से रस्सी कट गई। मैं पीछे और गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा? क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो बाल्टी को मस्त खींच रहा हूँ, मस्त मौले खींचा जा रहा हूँ, मुझे क्या पता था किसी ने रस्सी काट दिया, किसी ने रस्सी काटा, मैं पीछे गिर गया। क्यों? इसका कारण है कि रिएक्शन फोर्स मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा था भाई? मैं रस्सी पर एक्शन दे रहा हूँ, बाल्टी मुझे नीचे की ओर रिएक्शन दे रही थी कि नहीं दे रही थी। अब रस्सी कट गया तो मैं तो एक्शन फोर्स लगा के नीचे ऊपर इधर गिर गया। अब रिएक्शन देने के लिए बाल्टी रहा क्या? वहाँ पे नहीं रहा। तो एक फोर्स काम करने की वजह से मैं गिर गया, है ना। वही लिखा हूँ, बकेट फुल, बाल्टी फुल भरी हुई है वाटर से, फ्रॉम अ वेल, कहाँ पर? कुएं में। द पर्सन फॉल्स बैक, और जैसे बकेट की रस्सी कट जाती है, पर्सन पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि उसका रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता जो उसे मिल पा रहा था। तो न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन यही भी है ना। चलो तीसरा देखो, जैसे हम बोट पर होते हैं, नाव पर मस्त नाव चला रहे हैं,
जब तुम किनारे पर जाओगे, किनारे को बोलेगा, किनारे को क्या बोलते हैं हम लोग, शोर लाइन बोलते हैं किनारे को। तट रेखा सुनो ना, समुद्र में क्या होता है, समुद्र के आसपास रेखा होती है, तट रेखा ना, तट। हम कोई भी नाव होता है ना, नाव जब चलाना बंद करता है तो तट रेखा के पास जाकर आराम करना चाहता है ना, चाहता है, तो अपने बोर्ड को मस्त चापू की सा बोर्ड को मस्त ले जाता है तट रेखा के पास, और तट रेखा में क्या करता है, अपने पैर को ना बोर्ड पर ना पीछे को फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है, बोर्ड पर जैसे पीछे को फोर्स लगाता है, बोर्ड के ऊपर पीछे को फोर्स लगाया, बोर्ड क्या करेगा, मेरे ऊपर इधर से रिएक्शन लगाएगा और मैं मस्त तट रेखा पर पहुंच जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा, तुम फील कर पा रहे हो कि नहीं। तुम नाव में हो, मस्त जा रहे हो किनारे के पास, तो किनारे पर तुम कूदना चाहते हो तो तुम क्या करते हो, नाव पर अपने पैर से पीछे को धक्का देते हो नाव को, तो तुमने एक्शन लगाया ना नाव पर पीछे की ओर, तो नाव का क्या काम है, तुम्हारे ऊपर वो इधर रिएक्शन लगाएगा, इसी वजह से तुम मस्त सफलतापूर्वक तट पर पहुंच जाते हो। तो ये भी न्यूटन भाई साहब का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। चलो यहाँ पर लिखा इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड ऑन ग्राउंड, यानी कि ये बोला गया है कि जब हम रेत पर चलते हैं, जब कोई भी पर्सन रेत पर चलता है या साइकिल रेत पर चलाते हैं, गाड़ी रेत पर चलाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, क्यों, है ना। जब हम खुद रेत पर चलते हैं अच्छे से चल पाते हैं क्या, बहुत मुश्किल होती है, हालांकि चल पाते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना एक्शन फोर्स मैं धरती पर देता हूं उतना रिएक्शन मुझे जमीन से नहीं मिल पाता। मैं तो मस्त रेत पर चल रहा हूं, मैं तो एक्शन दे रहा हूं ना अपने पैरों से, नहीं दे रहा हूं क्या, दे रहा हूं ना रेत पर एक्शन, लेकिन रेत वाली जमीन जो है मुझे उतना रिएक्शन नहीं दे पाती है, इसीलिए रेतीली जमीन पर करना, चल पाना डिफिकल्ट होता है। देखो जितना तुम एक्शन दोगे और उतना तुम्हें रिएक्शन मिलेगा ना, क्योंकि नाम ही है ना एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम रेत पर चल रहे हो, तुम एक्शन दे रहे हो भरपूर, अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हो एक्शन देने की, लेकिन उतना तुम्हें रिएक्शन नहीं मिल पा रहा अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए रेतीली जमीन पर, सैंड पर आपको चल पाना कठिन होता है। देखो वी आर अनेबल टू वॉक ऑन आइस, हम ना बर्फ पर चल पाने में असमर्थ होते ना, हम ना आइस पर नहीं चल पाते। देखियो तुम लोग क्यों ऐसा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, देखना ना। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन का केस आ जाएगा ना, जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर और अच्छे से बताऊंगा, है ना। ये बर्फ का सिल्ली है, क्या ये आइस है, क्या है, आइस है, आइस। और आप खड़े हो कि नहीं खड़े हो, ये खड़े हो आप, देखो ये आइस है और ये आपका क्या पैर है ना। हम बर्फ पर चल नहीं पाते, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि आपका जो पैर है, आपका जो पैर का जो तली है और जो बर्फ का सरफेस है, इन दोनों के बीच ना जो फ्रिक्शन फोर्स आता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल। जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना। क्यों पता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो जैसे भाई साहब, जैसे मैं, देखो मैं इधर ग्राउंड में हूँ, मैं बर्फ पर खड़ा हूँ, जैसे मैं इस पैर से इधर धक्का दूंगा ना, इधर धक्का दूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना, बढ़ पाऊंगा। जैसे मैं बर्फ पर, ये भाई साहब ऐसे पीछे की ओर धक्का दिया, पीछे की ओर भाई साहब धक्का दिया कि नहीं दिया, दिया ना, दिया। अब भाई साहब का पैर इधर जाना चाह रहा था ना, इधर जाना चाह रहा था नहीं, ऐसे इधर जाना चाह रहा है कि नहीं जा रहा, चाह रहा है, इधर तो फोर्स लगाया, इतना उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस डायरेक्ट इधर फोर्स लगाया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा भाई, इधर लगाता है कि नहीं फ्रिक्शन, इधर मोशन होना चाह रहा है पैर, और फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट में काम करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर तो जीरो के इक्वल है ना। तो क्या आगे व्यक्ति बढ़ पाएगा, क्या बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो कोई भी पूछेगा कि बर्फ हम चल क्यों नहीं पाते, कठिनाई क्यों होती है, चल ही नहीं पाते, क्योंकि बर्फ और पैरों के बीच जो होता है फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है थोड़ा सा, लेकिन एकदम ना के बराबर होता है। इसी वजह से हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं, ठीक है ना। जब फ्रिक्शन फोर्स पढ़ोगे टॉपिक और क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो वाइल क्लाइंबिंग अप द हेल्प ऑफ अ रोप वी पुल द रोप डाउनवर्ड, वाई, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है हम रस्सी पर चलते हैं, देखो क्या बोला है, वाइल क्लाइंबिंग, जब तुम वाइल क्लाइंबिंग अप द हेल्प ऑफ द, जब तुम रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ते हो, वी पुल द रोप, और हम रस्सी को नीचे की ओर पुल करते हैं, खींचते ना, रस्सी पर चढ़ते हैं, रस्सी को क्या करें, नीचे पुल करते ना। तो मैं रस्सी पर क्या लगा, ऐसे मैं रस्सी को पकड़ा, तो रस्सी पर मैं एक्शन लगाया ना, रस्सी पर एक्शन लगाया, तो रस्सी मेरे ऊपर क्या लगाती है,
रिएक्शन जिससे मैं रस्सी पर चढ़ पाता हूँ, यस और नो। फ्रिक्शन फोर्स का भी कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ मोशन में हम फ्रिक्शन के बारे में उतना डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से इसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है। फ्रिक्शन फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे, फिर न्यूटन का वही फिर सब लॉ को मिला जुला के न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। अभी जो न्यूमेरिकल बनाते थे वहाँ पर हम बॉडी को स्मूथ मानते थे, स्प्रिंग को स्मूथ मानते थे, मासलेस मानते थे, फ्रिक्शनलेस मानते थे, पुली को फ्रिक्शनलेस मानते थे, है ना। लेकिन जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो सबको फ्रिक्शन फोर्स भी वहाँ पर आ जाएगा, फिर सब न्यूमेरिकल को वापस से फिर अलग अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है भाई। लेकिन शुरू से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो सब आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसी तरह जब हम स्विमिंग करते, जब हम तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ को करते ना, तो पानी को मैं इसे हटाता हूँ ना, तो इधर मैं एक्शन लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे एक्शन लगाया तो पीछे पानी क्या होती है मेरे पीछे की ओर जाके मुझे रिएक्शन देती है और मैं आगे की ओर बढ़ पाता हूँ, सफलतापूर्वक हम तैर पाते हैं ना। तो यहाँ पर भी न्यूटन भाई साहब का थर्ड लॉ है ना, ऐसे एक्शन दे रहे हो ना, पानी को हटा रहे हो, पानी को जब पीछे धकेल रहे हो तो पानी क्या करेगा, तुम्हें और आगे की ओर धकेलेगा ना, है ना। तो ये था न्यूटन भाई साहब का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन। ऐसे तो एप्लीकेशन बताऊंगा तो बहुत सारे हैं ना, बस एक आइडिया देना था कि इस प्रकार से कहाँ पर तुम एप्लीकेशन को खोज पाओगे। और कल के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोमेंटम को कंजर्व करना, लिनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगी, उसके बाद उस पर प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल देखेंगे। थर्ड लॉ के बाद उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, आप बुक से बना सकते हो। मिलते हैं कल के वीडियो में।